लास्ट वाला स्रोत साउथ अफ्रीका हो गया था, जर्मनी का बता दिया था, वाइमर का संविधान क्यों कहते हैं। हाँ, रूस एक रह गया है, उसमें लिख लेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत चल रहे थे, भारतीय संविधान के स्रोत चल रहे थे, तो हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोतों में हमने बहुत सारे स्रोत करा दिए थे, उसमें लास्ट बचा था रूस का संविधान। तो लिखेंगे रूस के संविधान से हमने क्या लिया था, लिखेंगे इसे सोवियत संघ कहते थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हमने ली रूस के संविधान से। लिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रूस के संविधान से ली। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश के संविधान से ली, रूस के संविधान से ली। और ये भारतीय संविधान में जो ऐड की गई थी, तो ये क्वेश्चन आया था किस समिति की सिफारिश पर। तो ये जो मौलिक कर्तव्य, इनको मूल कर्तव्य कहते हैं, इसके लिए जो समिति बनी थी उसके रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में इसको ऐड किया था। तो वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो लिख लेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। नोट कर लेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इसको डिटेल से हम आगे पढ़ाएंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में इसको ऐड किया गया था। कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता हूं एक बार, बताइए भारतीय संविधान की मोहर क्या थी, हाथी का निशान। भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था हाथ से। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया, इंग्लिश में। इंग्लिश से सबसे पहले हिंदी में किसने किया, बसंत कृष्ण वैद्य ने। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो इस समय कहाँ रखी हुई है, संसद की लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। भारतीय संविधान में कितने वाचन हुए थे, कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा में जब संविधान लिख गया था तो लास्ट में कितने लोगों ने साइन किए थे, कितने लोगों ने 284, कितने लोगों ने 284 लोगों ने साइन किए थे उस पे, 284 सदस्यों ने साइन किए थे। मैंने बताया था साइन सब लोग टेढ़े क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने बताया था। 284 लोगों ने साइन किए थे और 1 नंबर पे होने थे राजेंद्र प्रसाद के। कर किसने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। तो मामला फंस गया था, तब ऊपर जगह खाली थी, तिरछी वहाँ कर दिए थे। तब से तिरछे साइन करने का एक यूनिक कॉन्सेप्ट चल गया है। क्लियर। अच्छा ये बताइए भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अरे सारी चीज़ें सबकी समझ में आ गई हैं। हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए, संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए लिखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की अनुसूचियाँ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो लिखेंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। लिख लेंगे मूल संविधान में जब संविधान बना था उसमें मूल संविधान में
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं बेटा? 8 अनुसूचियां थीं, जिनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 12 हो गई है, जिनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अनुसूचियां कितनी थीं? 8 थीं, और 8 से संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 12 हो गई है। ठीक है, अब लिखेंगे क्रमशः कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में लिखेंगे, पहली अनुसूची किससे संबंधित है, लिख लेंगे। पहली अनुसूची में लिखेंगे भारत, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। भारत, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। लिखिए इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया एंड यूटीज ऑफ इंडिया। भारत, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? पहली अनुसूची में मिलता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इससे? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइए उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई है, तो बताइए संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? तो किसी राज्य की बात आ रही है तो कौन सी अनुसूची? 1। भारत की बात आ रही है, कौन सी अनुसूची? 1। यूटी की बात आ रही है, कौन सी अनुसूची? 1। इस एक अनुसूची में इन राज्य, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की डिटेल्स दी गई हैं। कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है, सारी बातें कहाँ दी गई हैं? अनुसूची 1 में। और कोई भी राज्य में कुछ सीमा परिवर्तन करना होता है, उसका कुछ भी परिसीमन करना होता है, तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है? हमें पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम? तो पहली अनुसूची भारत, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। क्लियर हो गया? दूसरी अनुसूची में नोट करेंगे वेतन एवं भत्ते। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस। वेतन एवं भत्तों की बात किस सूची में की गई है? दूसरी अनुसूची में की गई है। सैलरी एंड अलाउंसेस लिख लेंगे। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन, जितने भी कैग का वेतन, एजीआई का वेतन, जितने भी राज्यसभा के सभापति का, स्पीकर का, सभी वेतन एवं भत्तों का जिक्र किसमें है? अनुसूची में लिख लेंगे। उपराष्ट्रपति की सैलरी का जिक्र नहीं है। ध्यान रखेंगे, मेरी बात तो समझेंगे। क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसकी सैलरी को अनुसूची 2 में नहीं रखा गया है? क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से किसकी सैलरी का वर्णन अनुसूची 2 में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए दे देगा राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 दे देगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 दे देगा स्पीकर, ऑप्शन 4 दे देगा कैग। तो किसका हम आंसर देंगे? उपराष्ट्रपति पद की सैलरी का जिक्र भारत की जो संविधान की अनुसूची 2 है उसमें उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव सुर्खियों में है। आपको पता है, मैंने कल बताया था एनडीए का उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया और इंडिया गठबंधन का भी, और 9 तारीख को देश के कौन बन जाएंगे? उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति जो पद है इसका वर्णन, इसकी सैलरी, उपराष्ट्रपति पद की कोई भी सैलरी नहीं होती। उपराष्ट्रपति पद की कोई भी सैलरी नहीं होती। अरे बात समझ रहे हो? अरे कुछ समझ में आ रहा है? उपराष्ट्रपति पद की कोई सैलरी नहीं होती। जो उपराष्ट्रपति होता है
वो ऑटोमेटिकली कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होगा? जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा। जो देश का वाइस प्रेसिडेंट, उस पर दो काम लिए जाते हैं कि तुम देश के उपराष्ट्रपति भी हो और तुम राज्यसभा के सभापति हो। और ये उपराष्ट्रपति होता है, जैसे प्रेसिडेंट है ना भारत का जो राष्ट्रपति है, तो अगर ये एक्सपायर हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकता है 6 माह तक। बस कितने माह तक? 6 माह तक। और 6 माह के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनेगा तो इसको सारी सैलरी और अलाउंसेज राष्ट्रपति वाले मिलेंगे 6 महीने तक। क्लियर हो गया है? और जो, क्योंकि ये कौन है? राज्यसभा का सभापति है और एक यहाँ उपसभापति भी होता है। तो जैसे ही ये यहाँ चला जाता है तो उपसभापति क्या बन जाता है? सभापति बन जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो क्योंकि वैसे अब 6 महीने बाद फिर लौट के ये यहीं आ जाएगा, इसलिए इसको एक काम दिया गया है। अब ये तो पता नहीं है कि मरेंगे ही मरेंगे सारे राष्ट्रपति। भाई बहुत सारे, केवल 2 ही लोग अब तक पद पे रहते हुए एक्सपायर हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों मुस्लिम। ये राष्ट्रपति ऐसे थे जो पद पर थे और तभी ये एक्सपायर हो गए थे। बात समझ में आ गई? जब ये एक्सपायर हुए, अब तक के इतिहास में 2 लोग पद पर रहते हुए एक्सपायर हुए, तो उस समय जो भी उपराष्ट्रपति था वो राष्ट्रपति बन गया और उस तब ये प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा तो है नहीं हर साल होगी या हर समय होगी या हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में होगी, इसलिए उपराष्ट्रपति को एडिशनल काम दे दिया ये। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति पद की न मिलके वो किसकी मिलती है? राज्यसभा के सभापति की मिलती है। तो इस अनुसूची में क्या लिखा है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति को तो मिलती है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद, मैंने क्या लिख दिया? उपराष्ट्रपति जो पद है या उपराष्ट्रपति की सैलरी का जिक्र अनुसूची 2 में नहीं है। अब तुम यहाँ अपना फालतू का दिमाग मत लगाना, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुम दोनों करके आओगे तो तुम्हें एक भी नंबर, अच्छा ऑप्शन दोनों है तब भी। ओ, इनका कहना है कि भैया ये भी निकल लिए और ये भी निकल लिए। राष्ट्रपति का पद 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं हो सकता देश में। 1 सेकंड के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता। और ऐसा हुआ, प्रोविजन है संविधान में कि 1 मिनट के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि सर ये भी गए और ये भी उस एक साथ, कहा कि दोनों ही चलो। तो ऐसी कंडीशन में सीजेआई राष्ट्रपति बन जाएगा। कौन बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सपायर हो गए थे और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर बीबी गिरी, वो राष्ट्रपति बन गए। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 6 महीने तक हो सकता है। इन्होंने कहा भैया मुझे भी चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का, मैं उपराष्ट्रपति क्यों रहूँगा। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ेगा जब पद से इस्तीफा देगा। तो अब इन्होंने इस्तीफा, अपना ही इस्तीफा खुद को दिया, पद खाली नहीं हो सकता था। तो उस समय उस समस्या से निपटने के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सीजेआई थे और राष्ट्रपति भी रहे कार्यवाहक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह नाम था उनका। अरे बात समझ गए कि नहीं? तो एक पल के लिए भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता है और बाकी के चाहे जो हो जाए। इसलिए अब ये कहेंगे कि सब तीनों गए, तो
अब चीफ सुप्रीम कोर्ट में इस समय इंक्लूडिंग सीजेआई कितने जज हैं? 34, 33 जज और एक सीजेआई। तो अगर सीजेआई चला जाएगा तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, और 3400 भी चले जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट है। समझ में आ? ऐसा नहीं है भाई कि सब व्यवस्थाएं हैं संविधान में। क्लियर हो गया है कि नहीं? तो मतलब उस समय कोर्ट के हाथ में हो जाएगा सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट संभालेगा देश को। तो उपराष्ट्रपति पद की सैलरी का कोई जिक्र नहीं है। पॉइंट नंबर 3 यानी अनुसूची 3 लिखेंगे, शपथ एवं प्रतिज्ञान लिखेंगे, शपथ एवं प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन, शपथ एवं प्रतिज्ञान के रूप में ओथ एंड एफर्मेशन बोलते हैं इसको। शपथ एवं प्रतिज्ञान के रूप में, शपथ और प्रतिज्ञा क्यों जोड़ी गई है, कोई बताएंगे? हैं? हाँ, शपथ मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं गीता पे हाथ रखता हूं, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? हिंदुज्म को। अब कोई मान लो मुस्लिम भी तो लीडर बनते हैं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, बताओ उतनी कसमें खा लें, तो उनके लिए क्या है? प्रतिज्ञान शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कहीं आप देखते होंगे जो कैलेंडर मिलते हैं तो भगवान के चित्र होते हैं उसमें, हनुमान जी का, भगवान श्री राम के सब होंगे, लेकिन कुछ सीनरी के भी होते हैं। तो दुकानदार सीनरी किसके लिए बनवाते हैं? मुस्लिम कोई ग्राहक है तो उसको देने के लिए, वो नहीं लेगा। जैसे कोई मुस्लिम आया मान लीजिए कुछ खरीदने के लिए, उसने कहा लो भाई ये भगवान राम की, तो वो नहीं ले जाएगा, तो वो बताएगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो उसके लिए कौन सा व्यवस्थाएं की गई हैं? सीनरी। ऐसे ही जब वो कोई पद मिलता है तो वो ईश्वर की शपथ नहीं लेगा, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो भगवान राम को नहीं मानता है, इसलिए उसको क्या दिलाई जाती है? प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। इसलिए दो टर्म जोड़े गए, ओथ एंड एफर्मेशन, शपथ एवं प्रतिज्ञान के रूप में। तीसरी अनुसूची में बड़े बड़े पदों पर शपथ ली जाती है, तो लिख लेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन नहीं है इसमें, क्योंकि शपथ का नहीं है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल की शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसका वर्णन तीसरी अनुसूची में है? तो 1, 2, 3 और कोई और दे देगा, मुख्यमंत्री दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, तो सबके हैं इसमें, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का तीसरी अनुसूची में कोई वर्णन नहीं है। तो इनके लिए 60, 69 और 159, राष्ट्रपति का 60 और इसका 69 और इसका 159 में उल्लेख है, अलग से आर्टिकल संविधान में है इनकी शपथ के लिए। इनकी शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किस आर्टिकल के तहत करता है? 60 के तहत करता है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? 69 के तहत करता है। राज्यपाल 159 के तहत। इनके लिए अलग से संविधान में शपथ ग्रहण का प्रोविजन किया गया है, लेकिन इनके अलावा सभी शपथ ग्रहण का प्रोविजन किसमें है? अनुसूची 3 में है। क्लियर हो गया है कि नहीं? अनुसूची 4 में लिखेंगे, अनुसूची 4 में लिखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में, अभी बता रहे हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आवंटन, सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको शपथ दिलाता है उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। लिख लेंगे राज्यसभा में सीटों का अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा अनुसूची 4। तो एक बार रिवीजन के तौर पे बताइए, पहली बताइए भारत, भारत के राज्य 1, भारत और भारत के राज्य 1, सभी लोग बोले भारत और भारत के राज्य 1, वेतन और भत्ते 2, वेतन और भत्ते 2, शपथ और प्रतिज्ञा 3। केवल शब्दों को याद कर लो,
शपथ और प्रतिज्ञा 3 और राज्यसभा 4, राज्यसभा 4, यानी राज्यसभा में सीटें 4, शपथ प्रतिज्ञा 3, वेतन और भत्ते 2, और भारत के बात समझ में आ गई? तो भारत और वेतन और भत्ते अगर हमें दोगे तो हम शपथ ग्रहण कर लेंगे, और यहाँ पे राज्यसभा सीटों का, तो पहले में भारत के राज्य, यहाँ पे वेतन और भत्ते, शपथ और राज्यसभा, शपथ और राज्यसभा। क्लियर? तो एक बार बताइए, पहले भारत और भारत के राज्य 1, भारत और भारत के राज्य 1, बताइए शपथ ग्रहण 3, शपथ ग्रहण 3, वेतन और भत्ते 2, पहले वेतन 2 फिर शपथ 3 और राज्यसभा 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5वीं अनुसूची में लिख लेंगे, 5वीं में लिखिए, 5वीं में लिखिए SC ST, लिखिए SC ST प्रशासन भारत, मतलब भारत के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 5 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत का, और 6वीं है यही ST का प्रशासन ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ध्यान से समझेंगे एक बार द्वारा से, 5वीं अनुसूची SC ST पूरे भारत, और केवल असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की ST से संबंधित 6 है। केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की ST से संबंधित 6वीं अनुसूची है, और SC ST पूरे देश की 5वीं है, राज्यसभा 4थी है, राज्यसभा 4थी है, और तीसरी में क्या है? शपथ, और दूसरी में वेतन, और पूरा भारत पहले नंबर पे। भारत और भारत के राज्य 1, भारत के राज्य 1, सभी लोग बोलें, और वेतन और भत्ते 2, वेतन और भत्ते 2, शपथ ग्रहण 3, राज्यसभा 4, SC ST भारत 5, ST ATM स्क्वायर 6 हो जाएंगे यार, SC ATM स्क्वायर 6। 7वां लिखो सूचियां, 7वीं में लिखेंगे सूचियां। तो कैसे याद करोगे? इधर देखो बोर्ड पे, सासू, क्या याद कर लोगे? सासू। अगर सासू याद है तो सासू यानी 7 में सूचियां। अरे याद हो गया कि नहीं? 7 में सूचियां। तो कितनी सूचियां हैं? 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरंट लिस्ट लिख लो। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें लिख लेंगे संघ सूची में 97 विषय थे, संख्या 100 हो गई है। 97 विषय से संघ में पहले 97 सब्जेक्ट से संख्या बढ़ा करके 100 कर दी गई है। राज्य में लिख लेंगे, राज्य में 66 से कम करके 60, और राज्य में 66 थी उनको कम करके 60 कर दिया, यानी राज्यों की शक्तियों को कम किया गया है। और कनकरंट में 52 से 47, और जो समवर्ती है
इसमें भी क्या 52 हुआ करती थी, तो अब 47, यानी इसमें राज्य संघ थोड़ा पावरफुल कर लिया है और राज्य और कनकरेंट लिस्ट में शक्तियों कम कर दी गई हैं। क्लियर हो गया। तो ये किसमें, सासू। एक बार दोबारा बोलिए, भारत एक, भारत एक, भारत किसमें एक, वेतन भत्ते 2, शपथ ग्रहण 3, राज्यसभा 4, SC ST भारत 5, ST ATM 6, सासू, सासू। 8वां कर लो, 8वां याद करो, 8वां लिख लो, भाषाएं, लैंग्वेज। संविधान में भाषाएं, लैंग्वेज लिखिए, भाषाएं, भाषाएं, लैंग्वेज। जब संविधान बना था तो इसमें 14 भाषाएं थीं, जिनकी संख्या बढ़कर के अब 22 हो गई है। संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाएं थीं, उनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 22 हो गई है। संविधान बना था उसमें संख्या 14 थी, अब संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो मैंने लिखा, एक बार रिवीजन के तौर पे देखते हैं पीछे से। देखिए एक बार, संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी मेरे भाई, 8। कितनी थी, 8। 8 की बात हो गई अभी, कितनी थी, 8। अब संख्या कितनी, 12। अब 4 जो बची हैं वो अभी कराते हैं। पहली में भारत, बोलिए, पहली में भारत, वेतन भत्ते 2, शपथ ग्रहण 3, शपथ ग्रहण 3। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ है, नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ है, नहीं। उपराष्ट्रपति का वेतन है, नहीं। राज्यसभा 4, राज्यसभा 4, SC ST प्रशासन भारत 5, ST प्रशासन ATM 6, सूचियां 7, भाषाएं 8। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछे मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आप पे कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद यह है कि तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे नहीं, पर कोई भरोसा भी नहीं है। तुम कब तोड़ दो, कभी भी तोड़ सकते हो। हाँ हाँ, ये केवल ST ATM स्क्वायर, और वो जैसे कोई OBC का है, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोई OBC का बंदा है, क्या हो गया, कितनी भाषाएं थी इसमें, 15, और 14 से संख्या अब कितनी हो गई, 22। तो मैं ये समझा रहा था कि इसमें जो है एक्चुअल में जैसे जनरल की भर्तियां आई और कोई OBC का स्टूडेंट है, वो इतने नंबर लाया है कि वो जनरल में काउंट हो जाए, तो फिर उसको OBC वाली लिस्ट से हटा करके क्या कर दिया जाता है, जनरल में। तो ऐसा नहीं है कि वो जनरल वाले अलग, ऐसे ही ATM स्क्वायर जो हैं उनको तो एक विशेष उपबंध दिया ही गया है। अगर और बाकी का जो भारत में SC STों का प्रशासन है अन्य राज्यों में, तो वो इनको भी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल सुविधाएं और दी गई हैं, वो किसी अनुसूची के अकॉर्डिंग दी गई हैं, 6वीं के अकॉर्डिंग दी गई हैं। क्लियर। तो भाषाएं, अब देखिए 14 थी, उसमें 6 भाषाएं बढ़ी हैं, तो जरा नोट कर लेंगे कैसे कैसे बढ़ी हैं। नोट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा बढ़ी थी, सिंधी। कौन सी भाषा बढ़ी थी, सिंधी। तो एक 14 के बाद एक ये बढ़ गई, कितनी हो गई, 15 भाषाएं हो गई। इसके बाद लिखेंगे 71वां 1992, फिर आ रहा है 71वां
71वां 1992 में हुआ संशोधन, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। नोट कर लेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो देखिए 14 प्लस 1 सिंधी प्लस 3 ये और प्लस 4, 4 3 7 1 8 और 14 8 22 भाषाएं। चौदह 8 22 भाषाएं ऐड कर दी गई। ठीक है, तो 8 अनुसूचियां आपकी समझ में आई। तो एक बार रिवीजन के तौर पे मैं जान लेता हूं आपसे। भारत के राज्य 1, भारत के राज्य कौन है? भारत के राज्य 1। बताइए, वेतन और भत्ते, सैलरी 3, राज्यसभा में, हेलो, अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास में है अभी। ठीक है, हाँ, तो पहली अनुसूची बताइए। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वेतन और भत्ते 2, शपथ ग्रहण 3, राज्यसभा 4, SC ST 5, ATM स्क्वायर ST 6, सूचियां 7, भाषाएं 8। ठीक है, अब लिखिए 9 10 11 12। लिखिए 9 10 11 12, 9th 10th 11th 12th। लिखिए 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th 12th। लिखिए 9th 10th 11th 12th। 9वां लिखिए, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, इसके द्वारा जोड़ी गई। और इसमें क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। यूपीएसआई में लैंड रिफॉर्म टॉपिक ही है पूरा, यूपीएसआई में ये वाला पूरा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9वीं अनुसूची के बाद लिखेंगे 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको ऐड किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून का मतलब है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दल बदल कानून जोड़ा गया। पहले क्या था कि पहले कोई भी किसी भी पार्टी में है और उस पार्टी के टिकट पे जीता और उसकी इच्छा हुई हम अनदर पार्टी में चले जाएं तो वो चला जाता था। धीरे धीरे लोगों ने पार्टियां बदलना शुरू कर दिया और एक व्यक्ति ने तो एक दिन में 7 पार्टियां बदली, तो फिर ये कानून बन गया कि अब कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तो वो मेंबर नहीं रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया?
तो इसको हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे 10वां के बाद 11वां लिखेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93, ये 92 में पेश हुआ, 93 में पास हुआ। इसमें पंचायती राज क्या ऐड किया गया? पंचायती राज, पंचायती राज को ऐड किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में नगर प्रशासन, नगर पालिका को ऐड किया गया, नगर पालिका को ऐड किया गया। 9वां पहली संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार और 52वां 1985 दल बदल कानून, 73वां 1992-93 पंचायती राज, 74वां 1992-93 नगर पालिका। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये 4 बाद में जोड़ दी गई। पहले कितनी थी? 8 और 8 4 कितनी हो गई? 12। हाँ या ना? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। बताइए, भारत का राज 1, वेतन और भत्ते 2, शपथ ग्रहण 3, राज्यसभा 4, SC ST भारत 5, ST ATM 6, साफ सूचियों में 7, भाषाएं 8, भूमि सुधार 9, दल बदल देखिए यहाँ ऐसे 10 और दल दोनों में क्या मिल गया? द, तो 10 में दल बदल याद हो जाएगा। और ये पंचायती राज और ये नगर पालिका दोनों 73 और 74। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो 12 अनुसूचियों की हमने यहाँ पे क्या की है? बात की है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो थोड़ा सा हम इसका क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। हेडिंग डालेंगे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेंगे, फिर मैं शब्दों को समझा दूंगा। लिखिए, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिख ले, सामने दोनों प्रीएम्बल हैं आपके। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे भारत का संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एक तो ये हिंदी में है, ठीक है, और वो जो ये इंग्लिश में लिखी हुई है, जो चाहिए वो आप लोग कर सकते हैं। नोट कर लें इसको। देखिए, मैंने बताया था संविधान के पेजों पर जो प्रस्तावना को सजाया था ना, चित्रकारी वो यही है। ये जो चित्रकारी की है ये किसने की है? संविधान का ये ओरिजिनल पेज है। कोई बताएंगे? संविधान की नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, बेहुअर राम मनोहर सिन्हा ने ये चित्रकारी की है। ये चित्रकारी, यही क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में। और ये साइज समझ गए ना, ये साइज चित्रकारी के बाद फिर ये ऐसे करके पूरा संविधान लिखा है 1 by 1। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की क्या है? प्रस्तावना है। हेलो, हाँ, क्या हो गया? चलो चलो ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं हम। चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट करो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अरे हो गया, अब इसको समझना है। हेलो, हाँ, अरे अभी हम क्लास के बाद दे देंगे। अच्छा, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ये कह दो आज कर देंगे, आज कर देंगे, कह दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो समझना इसमें ये है कि यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझ लो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई बता सकता है प्रभुत्व देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हो, प्रभु सत्ता लिखा हो, संप्रभुता लिखा हो, सबका मतलब एक है। किस किस का मतलब एक है? संप्रभु, प्रभु सत्ता, संप्रभुता, सबका मतलब एक है। किस किस का मतलब एक है? प्रभु सत्ता,
संप्रभुता, 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 प्रभुसत्ता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्व संपन्न, इन तीनों शब्दों का मतलब एक है। क्या? कि जब कोई देश आंतरिक और बाह्य निर्णय सेल्फ लेने लगे, जब कोई देश आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेने लगे। पहले किसी राज्य की डेफिनेशन के केवल कितने तत्व थे? 3 थे शायद, उसमें मैं बता दे रहा हूं। एक तत्व था जनसंख्या, पहला था भूभाग। कौन सा था? भूभाग, भूभाग, पहला भूभाग, दूसरा थी जनसंख्या और तीसरा था सरकार, सरकार, और चौथा बाद में ऐड कर किया गया। ये सन देख लेना, मुझे अब याद नहीं रहा है कि कब से इसको ऐड किया गया था। बाद में सर कब ऐड किया गया था? प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता कब ऐड किया गया था राज्य की परिभाषा में? नहीं नहीं, राज्य की पहले राज्य के 3 तत्व थे। पहला तत्व था भूभाग, दूसरा था जनसंख्या, तीसरी थी सरकार। फिर चौथा तत्व जोड़ा गया, वो सरकार कैसी हो? प्रभुसत्ता हो, संप्रभुता हो। तो वो संप्रभुता कब जोड़ी गई? तो ये देख लेंगे एक बार। तो अब हो गया संप्रभुता, यानी जो सरकार भी हो वो कैसी हो? संप्रभु हो। ऐसी सरकार हो जो आंतरिक और बाह्य निर्णय ले सके। ठीक है। तो अब राज्य के कितने एलिमेंट हैं वर्तमान में? 4 हैं। कोई भी देश तब देश होगा जब उसके पास ये है। अब मान लो जनसंख्या है, जगह नहीं है, तो कोई मतलब है। अब जगह बहुत है, एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। अगर भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, कोई सरकार नहीं है, तो भी वो देश नहीं है। अब ये पहले ये 3 थे सरकार, लेकिन सरकार संप्रभु होनी चाहिए, जो कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो? सक्षम हो। ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? संप्रभुता इसको बोलते हैं। तो कैसा हमारा देश कैसा बना? प्रभुत्व संपन्न बन गया था। हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हो गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को BIS, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय। ये सब क्वेश्चन है प्रीएम्बल में। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्या इसमें धार्मिक न्याय की बात की गई है? अरे धार्मिक न्याय की बात की गई है तो आप कहेंगे नहीं। क्वेश्चन देगा कैसे? बताइए निम्न में से प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो एक ऑप्शन दे देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और चौथा दे देगा धार्मिक न्याय की। तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। विचार की स्वतंत्रता, विचार यानी थॉट्स, और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन। विचार क्या होता है? विचार क्या है? विचार क्या है तुम्हारा? तुम्हारा विचार ये है कि अब जल्दी छोड़ दें ये। इनका विचार ये है कि जल्दी छोड़ दें, हम चलें, और ये ज़्यादा नहीं और ज़्यादा पढ़ाएंगे तो हम यहीं से निकल जाएंगे। जो मन में चल रहा है कि ये जल्दी छोड़ दें, ये विचार है, और चुपचाप उठाया बैग और निकल लिए, ये अभिव्यक्ति हो गई। आंतरिक प्रक्रिया विचार, और आंतरिक प्रक्रिया का बाहर आ जाना अभिव्यक्ति। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, और मनी मन में मैं सोच रहा हूं कि इसको पीटना है, पीटना है, पीटना है। मनी मन में ये विचार है, और पीट डाला अभिव्यक्ति। पीट मतलब आंतरिक क्रिया विचार। और आंतरिक क्रिया का सास बहू की लड़ाई देखी है? सास बहू की लड़ाई कभी देखना,
कुत्ता आ जाएगा या कोई बिल्ली आ जाएगी तो सास कहेगी यही मरने को फिर रही थी, इतनी मारूंगी। अब वो कह बिल्ली से रही है पर बिल्ली से नहीं कह रही है, वो बहू से कह रही है। अब इसी बात के पीछे बहू भी सोच रही है अच्छा फिर आ गई कोई दूसरा जानवर आ गया, अब बहू कह रही है अच्छा ला तुझे अब बता दूं। बात समझ में आ गई? तो वो कुत्ता बिल्ली वाली जो बातचीत है वो एग्जैक्टली इनडायरेक्टली हो रही होती है। अब वहां पे विचार चल रहे हैं, वो दूसरे पे उतारे जा रहे हैं, विचारों का दूसरों पर उतारा जा रहा है, और विचारों का बाहर आ जाना ही क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। विचारों का बाहर आ जाना अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति की क्या है? आजादी है। अभिव्यक्ति की क्या है? आजादी है। हम क्या पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के हम कल पढ़ाना चाहें तो आप रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम कौन सी वेशभूषा धारण करें ये हमारी अभिव्यक्ति है। हम अपने, अब इसका मतलब ये नहीं अब हमारी फौज कहे कि भाई कल से हम भी पाकिस्तान से कुर्ता धोती पहन के लड़ने जाएंगे, अब की बार कुर्ता धोती पहन के अब हम वर्दी नहीं पहनेंगे। तो हर जगह हमारे फंडामेंटल राइट्स या जो चीज़ें वो हमारी हर जगह काम नहीं आती हैं। अब एक पंगा हो गया था कर्नाटका में, पता है क्या हो गया था? आपको पता है कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में एक डिग्री कॉलेज था, उसमें अपने यहाँ भी JLN वगैरह में आप लोग देखते होंगे, लड़कियां बुर्का पहन के आती हैं, मुस्लिम लड़कियां, वो काला वाला जो उसको पहन के आती हैं। तो लड़कों ने ये कहा, जो हिंदू थे उन्होंने कहा ये लड़कियां, कॉलेज प्रशासन से कहा भाई कॉलेज की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है तो ये क्यों पहन के आ रही हैं? तो कॉलेज ने कहा कोई नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अगले दिन सब लड़के कुर्ता धोती पहन के गए, पूरे कॉलेज में क्या पहन के गए? कुर्ता धोती। फिर प्रशासन, स्कूल प्रशासन ने कहा भैया ये क्या पहन के आ रहे हो? बोले पहले बुर्का को रुकवाओ। तो बहुत बड़ा कर्नाटक में प्रॉब्लम हुई, और इतनी प्रॉब्लम हुई कि वहाँ के हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा, और बाद में ये निर्णय लिया गया कि ऐसा कोई भी कपड़ा पहन के नहीं आएंगे, ये स्कूल का एक यूनिफॉर्म कोड होता है जिसका सबको पालन करना पड़ेगा, इसमें आपकी अभिव्यक्ति नहीं चलेगी। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारी छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी थी इस बात के पीछे कि हम पेपर ही नहीं देंगे, पेपर देंगे। तो ये सब चीजें नहीं है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति। विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इसको। अधिनियमित कब किया गया? इसको। आत्मार्पित कब किया गया? इसको। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब एक कुछ एग्जाम ओरिएंटेड बिंदु लिख लो बस, और अच्छा मुख्य बिंदु लिख के छोड़ दीजिए, मुख्य बिंदु लिख करके छोड़ देंगे। मुख्य बिंदुओं की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आपकी अगली क्लास लाइव चलेगी हिंदी की। कैसी चलेगी? हिंदी की क्लास होगी जो कि लाइव चल रही होगी। जो बच्चे बैठ के क्लास करना चाहें वो बैठ के करेंगे, जो बच्चे अपने घर जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहें वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। थैंक यू।